So welcome to the students for my next lecture of the topic column. And आज जो मेरा इस लेक्चर में वो क्या है, न्यूमेरिकल सेशंस हम करेंगे। जो सेशन होगा वो न्यूमेरिकल्स के ऊपर होगा, प्रॉब्लम्स के ऊपर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स वी विल सॉल्व हियर, varieties of the problems we will take here, and so that these problems are, you can say, very important for your examinations also, and moreover you will understand the concept of the topic जो कि अभी तक आपने पढ़ा है। कॉलम के बारे में जो पढ़ा है उसका अगर आपको सही तरीके से कोई भी टॉपिक है, and if you want to understand its concept well, तो आपका न्यूमेरिकल करना, प्रॉब्लम्स करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैं देखता हूँ कि बच्चे उसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, जबकि आपको फोकस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, एंड इफ़ यू विल गिव you are this focus on some numericals of any topic which we will discuss here, so that will give you the complete idea, complete concept of the topic. आपको क्या मिलेगा कि complete concept, if you want to understand the complete concept of any topic, जितने मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स हैं, जितने मैक्सिमम एग्जाम्पल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप खुद सॉल्व कीजिए। क्योंकि जहाँ पे तो हम 2, 3, 4 प्रॉब्लम्स ही कर सकते हैं, मैक्सिमम नहीं कर सकते, बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम हियर। बट आई विल एडवाइज यू कि वॉट एवर द टॉपिक इज देयर, वॉट एवर द सब्जेक्ट यू आर रीडिंग, सो at the end of every subject you can say that we are having the different type of the problems, examples given in the books. You must solve all the problems, so that you must practice all the problems, you must do all the problems, so that you can understand the concept of the topic well. तो आज जो today my lecture, this is of the numerical session, and इसमें हम different varieties of numericals करेंगे, and those numericals are very important for you in your examinations. You understand? So let us start from the first numerical. What is the first numerical I have taken? देखिए यहाँ पे, a rigid bar AB of length L is supported by a hinge and a spring of stiffness K is fixed as shown in the figure. The buckling load for the bar is, we have to find the buckling load for the bar. अब जस्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन। सबसे पहले जो क्वेश्चन में जो चीज़ मैं डबल अंडरलाइन करूंगा वो क्या है, रिजिड बार। दिस आई विल टेल यू व्हाई आई हैव अंडरलाइन दिस रिजिड बार, जहाँ से आई विल गेट वन कंसेप्ट हियर। रिजिड बार ए बी ऑफ लेंथ एल is supported by a hinge. So this is the hinge support, and the spring at the center of this, ये जो center है, this is the center. तो center में क्या है, एक spring center में, जहाँ पे तो सेंटर में यहाँ पे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग इज गिवन एट द सेंटर। यू अंडरस्टैंड दिस? जहाँ पे स्प्रिंग सेंटर में, कॉलम के सेंटर में स्प्रिंग जहाँ लगाया है और इसको यहाँ पे फिक्स किया है। दिस इज द प्रॉब्लम। हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द बकलिंग लोड, दैट इज PCR. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ PCR. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल। अब हम अंडरस्टैंड करें इसे। रिजिड बार है, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने रिजिड बार में आई हैव जस्ट अंडरलाइन दिस। तो रिजिड बार, अगर रिजिड बार मीन्स रिजिड कॉलम, राइट। तो मैं इसमें एक कंसेप्ट आपको दे देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। इन केस ऑफ रिजिड बार आर रिजिड कॉलम, अगर आपको रिजिड बार दिया है, रिजिड कॉलम दिया है,
एंड तो बकलिंग लोड निकालने के लिए, अगर आपने बकलिंग लोड निकालना है, वी विल नॉट यूज Euler theory of we will not use Euler theories of buckling for for finding buckling load. बस समझ आई? आपको एलर्स थ्योरी ऑफ बकलिंग इस्तेमाल नहीं करना है बकलिंग लोड निकालने के लिए। तो एलर थ्योरी ऑफ बकलिंग क्या था आपका, वो आपको पता है, PCR पाई स्क्वायर EI मिनिमम LE स्क्वायर, यही था ना। दिस इज द फार्मूला। ये फार्मूला आपको नहीं इस्तेमाल करना, यू अंडरस्टैंड? दिस फार्मूला इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द कॉलम इज एक्चुअल मीन्स द कॉलम इज डिफॉर्मेबल। कॉलम तो कभी आपको सीधा नहीं मिलेगा ना रिजिड बार की तरफ, वो ऑलरेडी क्या होगा, डिफॉर्मेबल होगा। तो दिस फार्मूला वी विल यूज व्हेन द कॉलम इज क्या है, एक्चुअल कॉलम है, डिफॉर्मेबल है, यू अंडरस्टैंड? तो फर्स्ट जो रिजिड बार में ये है, इसको देखना है, तो आपने ये फार्मूला ये यूज नहीं करना है। वी विल नॉट यूज दिस फार्मूला, एलर्स थ्योरी ऑफ बकलिंग फॉर फाइंडिंग, राइट? तो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे इससे? हमें बकलिंग लोड वी हैव टू फाइंड आउट, देन हाउ वी विल फाइंड आउट? टेल मी दैट हाउ वी विल फाइंड आउट, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग द formula of the Euler's theory of buckling for finding the PCR buckling load. तो इस केस में, in this case what we do, in this case ये याद रखना है, we will use the equilibrium equations by using by using the equilibrium equation. PCR की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे by using the equilibrium condition. तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको जहाँ से मिला कि ये रिजिड बार लिखा था, तो इसको हमने स्टार्ट जो करना है, इस तरीके से प्रॉब्लम को स्टार्ट करना है, यू अंडरस्टैंड? नाउ अब देखिए, दिस इज द कॉलम and the load, we are applying the load on the column here. Let us say that we keep on increasing the load, बढ़ाते जाएं, तो एक ऐसी स्टेज आएगी, or you can say you give the small deflection or rotation to the column. आप क्या करें, कॉलम को स्मॉल रोटेशन दे दें राइट साइड के ऊपर, या आप लेफ्ट साइड के ऊपर कॉलम को स्मॉल रोटेशन दें। पहले कॉलम क्या था आपका, दिस इज लाइक दिस, इसका फिगर खुद ही पूरे का पूरा ड्रा कर लेते हैं, राइट? नाउ वी विल गिव द स्मॉल रोटेशन टुवर्ड्स द राइट साइड। ये आपका पॉइंट ए था, ये आपका पॉइंट था बी, यहाँ पे ये आपका ए, और जहाँ पे आपका लोड था P, we are applying the load P on the column. We keep on increasing the load. तो जैसे जैसे हम लोड को इंक्रीज करते जाएंगे, जहाँ पे क्या होगा, लेटरल डिफ्लेक्शन कॉलम की राइट साइड के ऊपर मैंने लिया है, तो कॉलम विल स्टार्ट, इसकी लेटरल डिफ्लेक्शन क्या होगी, राइट साइड के ऊपर लेटरल डिफ्लेक्शन होगी। अब जे भी पॉइंट आपका ए आ गया, तो ये तो बी ऑलरेडी है, तो कॉलम हमारा लेटरल डिफ्लेक्शन राइट साइड के ऊपर। आप कह सकते हैं कि ये जो कॉलम की डिफ्लेक्शन है, जहाँ से लेके जहाँ तक, दिस इज योर एक्स, राइट? कॉलम की क्या, कितना डिफ्लेक्शन हुआ राइट साइड के ऊपर, दैट इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, नाउ एट द सेंटर ऑफ दिस, सेंटर हम जहाँ से ले लें फिगर में, तो एट द सेंटर ऑफ दिस हमने क्या किया है, we have attached the spring,
तो अगर दिस इज द लीनियर डायग्राम, देखिए ये क्या है, ये लीनियर डायग्राम है। इफ ऑन द टॉप द डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एक्स, अगर टॉप में डिफ्लेक्शन इसका एक्स है, जो आपका सेंटर होगा एट सी कौन सा पॉइंट है, सेंटर, तो डिफ्लेक्शन कितना होगा इसका, लीनियर डायग्राम है तो अगर जहां पे एक्स है तो यहां पे होगा आपका एक्स बाई 2, यू अंडरस्टैंड, डिफ्लेक्शन कितना होगा एक्स बाई 2। अब जहां पे सेंटर में मैंने स्प्रिंग भी लगाया है, तो ये जो आपका स्प्रिंग होगा तो स्प्रिंग फोर्स तो क्रिएट होगा, यू अंडरस्टैंड। जब जहां पे स्प्रिंग लगाया है तो क्या होगा, जब ये जाएगा इस डायरेक्शन में जाएगा। अब स्प्रिंग का क्या फंक्शन है, स्प्रिंग जो जहां पे मैंने अटैच किया है, स्प्रिंग विल अप्लाई द ऑपोजिट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट फोर्स टू द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन। जो डिफ्लेक्शन का कॉलम के डिफ्लेक्शन का जो डिफ्लेक्शन था, जिस डायरेक्शन में उसका डिफ्लेक्शन था, तो ये जो फोर्स जो स्प्रिंग लगाएगा वो कौन सी फोर्स लगाएगा, ऑपोजिट। तो आप कह सकते हैं कि जहां पे नोट कर लो पॉइंट, स्प्रिंग जो है इट विल अप्लाई द ऑपोजिट फोर्स, है ना। स्प्रिंग क्या करेगा, ऑपोजिट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन। जो डायरेक्शन डिफ्लेक्शन की होगी उसके ऑपोजिट जो है स्प्रिंग फोर्स अप्लाई करेगा। तो इसका मतलब ये जो फोर्स की डायरेक्शन होगी स्प्रिंग फोर्स की, ये आपका राइट साइड के ऊपर है, इस साइड के ऊपर डिफ्लेक्शन इसकी आपकी कहाँ पे है, इस साइड के ऊपर डिफ्लेक्शन है। तो स्प्रिंग फोर्स की जो डिफ्लेक्शन होगी दिस इज लाइक दिस, यू अंडरस्टैंड। एफ इज द स्प्रिंग फोर्स जो इसकी डिफ्लेक्शन है। अब स्प्रिंग फोर्स कैसे निकालना है, एफ देखिए, स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग इज गिवन। स्प्रिंग का क्या दिया है, स्टिफनेस दिया है, जहां पे डिफ्लेक्शन कितना एक्स बाई 2, तो जो स्प्रिंग फोर्स होगी दिस इज इक्वल टू के इंटू एक्स बाई 2, राइट, के इंटू एक्स बाई 2, दिस इज द स्प्रिंग फोर्स, के इंटू एक्स बाई 2 एंड दिस इज आपका स्प्रिंग फोर्स, यू अंडरस्टैंड। अब ये जो जहां पे ये लोड होगा, ये लोड P था, तो जहां पे लोड क्या होगा, PCR, यू अंडरस्टैंड। कौन सा लोड होगा, PCR लोड होगा, सीधा ले लीजिए, राइट, ये लोड आपका PCR होगा। यू अंडरस्टैंड दिस। तो स्प्रिंग फोर्स भी आपके पास है, PCR भी है। तो जहां पे फॉर क्रिटिकल कंडीशन, अगर मेरा लेक्चर 1 देखें, इन केस ऑफ रिजिड बार के केस में मैंने पूरा इक्वेशन ड्राइव किया था कि क्रिटिकल कंडीशन के ऊपर क्या क्रिटिकल कंडीशन क्या है और उसके ऊपर मैथमेटिकल क्या इक्वेशन होगी। सो यू कैन से फॉर क्रिटिकल कंडीशन, सो क्रिटिकल कंडीशन इज दैट कंडीशन कि अगर उसके बाद इफ यू विल इंक्रीज वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लोड, इट विल फेल, कंप्लीट बकलिंग हो जाएगा, वो क्या होगा, फेल हो जाएगा। दिस यू हैव गिवन द रोटेशन, उसके बाद कॉलम आपका फेल हो जाएगा। सो फॉर क्रिटिकल कंडीशन
the moment of PCR, that should be equal to the moment of the spring force. This is the condition. The moment of PCR, buckling load, that should be equal to the moment of बकलिंग लोड का जो मूवमेंट है, अगर आपका स्प्रिंग फोर्स के मूवमेंट के बिल्कुल बराबर है तो वो कंडीशन हम कहते हैं क्रिटिकल कंडीशन। और उसके बाद इफ देयर इज स्लाइटली इंक्रीज इन द लोड, slight, very very slight increase in the load, the column will fail, column will buckle. You understand? So this is the moment of PCR, this is equal to the moment of the spring force. You understand this? This is for the critical condition, और J for critical condition, J भी आपको याद रखना है। For critical condition में क्या है? This is the second, आप कह सकते हैं कि important concept to understand। ये आप अंडरलाइन करके इसको याद रख लीजिए। You understand this? अब take the moment at point A, take moment at A, क्या होगा? सिग्मा एम ए दिस इज इक्वल टू जीरो। अब नाउ दिस इज अ मैथमेटिकल पार्ट है, इसको कर लीजिए। सिग्मा एम ए इज इक्वल टू जीरो। मूवमेंट हम कहाँ पे ले रहे हैं? एट पॉइंट ए। फोर्सेस कौन सी हैं? एक फोर्स आपका पी सी आर है और एक आपका ये फोर्स एफ है। पी सी आर इज अ वर्टिकल फोर्स, तो डिस्टेंस लेंगे हम हॉरिजॉन्टल, तो दैट इज पी सी आर इंटू एक्स। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर? दैट इज एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू एफ। एफ क्या है? व्हाट इज एफ? एफ जो है के इंटू एक्स बाई टू, तो सीधा मैं लिख लूँ यहाँ पे एफ की जगह के इंटू एक्स बाई टू, दैट इज के इंटू एक्स बाई टू, दिस इज फोर्स। एंड व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर? तो वर्टिकल डिस्टेंस तो आपको पता है ये सेंटर में है, तो ये आपका एल बाई टू और ये भी आपका इस तरीके से एल बाई टू आएगा। यू अंडरस्टैंड? तो वर्टिकल, अगर एल इज द लेंथ ऑफ द कॉलम, स्प्रिंग इज एट द सेंटर, तो क्या आपका कौन सा डिस्टेंस होगा? आपका एल बाई टू। यू अंडरस्टैंड? इंटू एल बाई टू, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। यू अंडरस्टैंड? नहीं, नॉट इक्वल टू जीरो, सॉरी। तो मैंने इसको, आप ऐसे लिख लो, फिर ऐसे लिख लो। ये देखिए, ये कौन सा मूवमेंट होगा? ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है, पी एस सी आर इंटू एक्स, और दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें माइनस लिख लो ना पहले आप, माइनस, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो ये वही इक्वेशन आ गई आपकी, पी सी आर इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू के इंटू एक्स बाई टू इंटू एल बाई टू। यू अंडरस्टैंड? तो x और x कैंसिल हो गया, तो आपका जो PCR का वैल्यू है, PCR बकलिंग लोड किसके बराबर आया? के एल बाई फोर। PCR के इंटू एल बाई फोर। यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज द बकलिंग लोड इन केस ऑफ द रिजिड कॉलम when the spring is attached at the center of the column. You understand? So ये आपका आंसर आ गया। तो ये numerical, this is clear to you? Numerical is rigid bar means rigid column and axial compressive load is acting on the column, and we have to find the buckling load, at which load the column will fail. Buckling load हमें find out करना है. This is the problem. Very simple one. This is a rigid column, so we forget about the Euler's theory of the buckling. We will not use that equation for calculating the PCR. We will use the equilibrium equations for finding this. So this is the column. I have given the rotation to the very slight deflection or rotation
to the left side or the right side, what I have given the rotation to the right side से जो इसको डिफ्लेक्शन में दिया वो ऊपर से टॉप से कितना है x डिफ्लेक्शन, और सेंटर से लीनियर डायग्राम है तो नेचुरली सेंटर से आपका x/2 हो जाएगा। जे जो फोर्स है P, ये उस वक्त क्या हो जाएगी PCR बकलिंग लोड। ये दिस इज द कंडीशन, जब इसके ऊपर पहुंचेगी तो उसके बाद कॉलम जो है फेल हो जाएगा इफ यू विल इंक्रीज द लोड। स्प्रिंग फोर्स, जो स्प्रिंग अटैच किया है जहाँ पे जो फोर्स होगी दैट विल अप्लाई इन द अपोजिट डायरेक्शन, राइट। कॉलम के ऊपर अपोजिट फोर्स होगी इन द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन सो दैट इट विल रिस्टोर द कॉलम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। यू अंडरस्टैंड कि कॉलम को अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर रिस्टोर करे। कॉलम को डिफ्लेक्शन ऐसा हो रहा है एंड स्प्रिंग फोर्स दैट इज अप्लाइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू रिस्टोर द कॉलम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। सो मूवमेंट लिया, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाई, मूवमेंट हमने एट पॉइंट ए लिया एंड वी हैव कैलकुलेटेड, राइट। नाउ कम टू द सेकंड प्रॉब्लम। So this is problem number 2. A hollow steel, this is a steel tube, that is a hollow steel tube. Length is given as 6 meter long, 4 centimeter diameter and 6 mm thickness. तो कहने का मतलब है कि इंटरनल डाया दिया है उसका 4 सेंटीमीटर मीन्स 40 mm। तो आउटर डाया क्या होगा, थिकनेस ऐड करें 40 + 6 दैट इज 46 mm। यू अंडरस्टैंड। लेंथ ऑफ द कॉलम L, सपोज L इज द लेंथ ऑफ द कॉलम, तो जी आपका आएगा 6000 mm, दैट इज 6 मीटर। आई हैव कन्वर्टेड दिस इन mm। Another conditions क्या है, both ends hinged। जब both ends hinged होते हैं तो effective length LE this is equal to L। We have to find the safe load and the factor of the safety is given FOS। factor of safety this is given as 3। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेफ load according to the ये लाइन देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू द एलोर थ्योरी ऑफ बकलिंग। तो ये 4 ऑप्शंस हैं A, B, C एंड D। हमें वी हैव टू फाइंड द सेफ लोड अकॉर्डिंग टू द एलोर थ्योरी ऑफ बकलिंग। यू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इजी एंड सिंपल प्रॉब्लम। तो एलोर थ्योरी ऑफ बकलिंग है तो आपको पता सेफ लोड किसके बराबर होगा, सेफ लोड in case of the Taylor theory of buckling this is equal to PCR divided by FOS, factor of safety। you understand। तो इसका मतलब कि हमें क्या निकालना है, we have to find PCR। तो according to Taylor's theory of buckling what is your this equation for PCR, that is pi square EI minimum L E square, this is the equation। तो I क्या आएगा इसमें, I मिनिमम और I देखो कि ये क्या है, सर्कुलर है तो I मिनिमम दिस इज इक्वल टू Y, सेम ही होगा ये। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हालो केस में क्या होगा, π/64 D04 minus DI4। D0 this is the outer diameter and DI this is the inner diameter। तो LE भी L है तो इसमें आपको PCR की वैल्यू मिल जाएगी। यू अंडरस्टैंड। तो पुट कर लीजिए सारी वैल्यू, पाई स्क्वायर दिस इज द हालो स्टील ट्यूब है तो E की वैल्यू कितना होगा इसमें, 200 into 10⁻³ into π/64 DI क्या है 46
raised to power 4 minus 40 raised to power 4, right, and divided by L square. L is equal to L, तो L क्या है J, L square. तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए एंड यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ PCR. तो PCR का क्या वैल्यू आया मुझे कैलकुलेट करके बता दें. PCR in case of this, this is 12789 न्यूटन. चेक कर लीजिए, दिस इज 12789 न्यूटन. तो PCR वी हैव फाइंड आउट एंड सेफ लोड हमें निकालना है. तो सेफ लोड कितना आ जाएगा, इधर लिख लीजिए. सेफ लोड this is equal to 12789, that is PCR divided by factor of safety कितना 3 है. तो J आपका आ जाएगा, निकाल लीजिए 40. सो दिस इज़, अगर किलो न्यूटन में बात करें, ये न्यूटन में आएगा, तो किलो न्यूटन कितना आएगा सेफ लोड. दिस इज इक्वल टू 4.263 ऑलमोस्ट इट इज़ नियर टू दिस. ठीक है ना. तो ये जहाँ पे हम ले लेंगे 4.26 किलो न्यूटन एंड राइट. तो PCR आपका आ गया 4.269 किलो न्यूटन. ये समझ आ गई प्रॉब्लम. दिस इज योर आंसर. जहाँ पे देखो यू हैव टू सी के ऊपर. सो दिस इज़ वेरी इजी प्रॉब्लम. सेफ लोड निकालना है. यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि सेफ लोड इन केस ऑफ द बकलिंग क्या होगा कि जो बकलिंग लोड है दैट इज डिवाइडेड बाय द फैक्टर ऑफ सेफ्टी. This formula you have to keep in your mind. Buckling load that is divided by the factor of safety that will give you the safe load according to the Ehlers theory of buckling. You understand? So this is simple problem. ये वैल्यू रखी और जिन निकल गया. तो नेक्स्ट देखिए, अगली प्रॉब्लम्स करते हैं इसका. So this is also very simple problem, very small problem here. What is the slenderness ratio? As I told you that I am taking up the different varieties of the problems, so सारी प्रॉब्लम्स को एक एक करके टच करेंगे. यहाँ पे स्लेंडरनेस रेशियो वी हैव टू फाइंड आउट. 4 मीटर कॉलम, दिस इज द लेंथ एंड द कंडीशन इज विथ फिक्स्ड एंड्स, मीन्स बोथ एंड्स आर फिक्स्ड. और क्रॉस सेक्शन इसका दिया है कॉलम का कितना, स्क्वायर ऑफ द साइड 40 mm. यू अंडरस्टैंड. तो हमें क्या निकालना है, स्लेंडरनेस रेशियो. Right, this we have to find out. That is the slenderness ratio we have to find out. So slenderness ratio lambda slender LE upon K minimum, LE upon K minimum. So this is the formula of the slenderness ratio. So as the columns both ends are the fixed, तो LE आपका आ जाएगा यहाँ पे L/2 मीन्स L/2 और इसका लेंथ दिया है 4 मीटर है. तो 4 मीटर का L/2 आप निकाल लेंगे, ये बाद में पुट कर लेते हैं वैल्यू. तो LE इज इक्वल टू L/2 यहाँ पे आ जाएगा. राइट. सो मेन चीज़ हमें यहाँ पे निकालनी है K मिनिमम. देखिए
के मिनिमम निकालना है। तो के मिनिमम क्या होगा, जैसे आपको पता है कि आई इज इक्वल टू ए के स्क्वायर, राइट। तो फॉर के इज इक्वल टू रूट ऑफ आई अपॉन ए, दैट मीन्स आई मिनिमम अपॉन ए, राइट। तो ये आ जाएगा के मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन ए, मिनिमम लिख लो। राइट, सो दिस वी हैव टू फाइंड आउट। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, कौन सा क्रॉस सेक्शन कौन सा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा इस केस में, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है। रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बी डी क्यू वाई 12, मीन्स ये आपका बी है, ये डी है आपका, और ये आपका बी है। ये होता है बाई बी इंटू डी वी बाई 12। ये है फॉर रेक्टेंगल। ये किसके लिए है, फॉर रेक्टेंगल। तो अगर स्क्वायर हो, स्क्वायर का मतलब चारों साइडें आपस में बराबर है, तो बी की जगह भी तो डी आ जाएगा, चारों साइडें बराबर हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे आई इज इक्वल टू बी 4/12 या डी 4/12, कुछ भी लिखो, दोनों सेम है। तो आप कह सकते हैं कि एक साइड क्या है, लेंथ ऑफ द स्क्वायर की साइड जो 40 mm है, तो जाएगी 40⁻⁴/12। यू अंडरस्टैंड। तो ये आपको आ गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एरिया क्या आएगा यहाँ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट इज 40 × 40। सारी चीज़ें यहाँ पे पुट कर लो, के मिनिमम। तो जहाँ से आपको के मिनिमम की वैल्यू मिल जाएगी, के मिनिमम आई क्या आ गया, 40⁻12 या आई आ गया, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 40 × 40। यू अंडरस्टैंड। तो इसको सॉल्व करके आपका के मिनिमम कितना आएगा, दैट इज 11.547, दैट इज 11.547 JVMM में आएगा, राइट। अब हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द स्लेंडरनेस रेशियो। तो दैट इज लैम्डा, दिस इज इक्वल टू, मैंने कहा इन केस ऑफ दिस कॉलम व्हेन बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड, एल ई क्या होगा, दैट इज एल ई की जगह आप लिखो L/2, राइट, और डिवाइडेड बाई के मिनिमम। सो दिस इज इक्वल टू L/2 कितना हो गया, 4000 है, नहीं है, लेंथ कितना है 4000, तो जो 4000/2 लिख लो यहाँ पे, 2000 आ जाएगा सीधा, एंड के मिनिमम 11.547। तो इसको सॉल्व करो तो आपकी ये स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। यू अंडरस्टैंड दिस। सो दिस इज योर अनदर क्वेश्चन, वेरी सिंपल वन, बट दिस इज द वैल्यू 173.2। तो ये लैम्डा आपका आया, लैम्डा इज इक्वल टू 173.2। यू अंडरस्टैंड। तो ये आपको आ गया कि अगर आपको स्लेंडरनेस रेशियो निकालनी है तो वो कैसे निकालनी, ये फार्मूला आप याद रखिएगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला, के मिनिमम, एंड के मिनिमम दिस इज इक्वल टू दिस वन। यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये सिंपल वैल्यू पुट करें और आपका क्वेश्चन आ जाएगा। So this is another problem, problem number 4. Just understand the problem well. A horizontal beam, this is your horizontal beam,
AB is pin supported at end A. This is your end A and it is pin supported at end A. Carries a load at end B. और जो end B है, A end जो इसका है, that is pin supported, and load B at the end B there is a load Q. You understand? The beam is supported at C by a pin and column. This is the beam, and this beam is supported by this column CD at this point C, right? इसके ऊपर is at point C, this beam is supported by the column that is CD, and बाकी dimensions दिया है. column क्या है आपका? solid steel bar है, E की वैल्यू दिया है, square cross section है, तो लेंथ भी column का दिया है, साइड dimensions की भी column का दिया है. तो based upon the critical load of column, determine the allowable load Q, means safe load Q हमें निकालना है. Based upon किसके ऊपर? critical load of the column. Determine the allowable load Q और factor of safety with respect to buckling, this is given as 2. तो ये आप नोट कर लीजिए, because I require this space, ये मैं मिटा दूंगा इसको. So first you write down, इसे आप नोट कर ले. राइट, तो उसको मिटा लीजिए आप. सो दिस इज द प्रॉब्लम, यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. सो इन द प्रॉब्लम वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द So we have to find, what we have to find? Safe load Q. This we have to find so that कितना होगा कि कॉलम आपका बक्कल ना करे, so that column should not buckle. You understand? हमें क्या निकालना है? व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? सेफ लोड Q. अब देखिए, सेफ लोड हमें निकालने से पहले सपोज दिस वी हैव टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द सेफ लोड हियर. दिस बीम इज सपोर्टेड बाय दिस कॉलम. यू अंडरस्टैंड? तो अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द सेफ लोड इन द कॉलम CD. तो फर्स्ट हम क्या करें? फर्स्ट वी फाइंड, we will calculate safe load or allowable load, ऐसे ये भी कहते हैं allowable load, safe load in the column CD, because this is the horizontal beam. Now you understand the problem. This is the horizontal beam, and on the horizontal beam at the end B, the load Q is acting here in the downward direction. तो एक तो बीम का लोड होगा और दूसरा लोड Q जो है इसका लोड होगा. You understand? Now this horizontal beam is supported by the vertical column. It means that the load of the beam and this load is being supported by this column. तो first we will calculate द सेफ लोड ऑफ द कॉलम, कि ये कॉलम जो है कि कितना मैक्सिमम सेफ लोड जो है उसको विथस्टैंड कर सकता है. व्हाट इज द सेफ लोड ऑफ द कॉलम? अगर उसके बाद अगर लोड होगा तो कॉलम विल बकल. यू अंडरस्टैंड? तो हमें वी हैव टू फाइंड फर्स्ट द सेफ लोड इन द कॉलम CD. पहला स्टेप तो क्या है कि हमें कॉलम के ऊपर कॉलम का सेफ लोड क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है. तो कॉलम का सेफ लोड के लिए आपको पता है
PCR, sorry, safe load on the column this is equal to PCR buckling load, जो buckling load होगा divided by the factor of safety. Buckling load according to the Euler's theory of buckling. तो safe load on the column, this is the formula जो पीछे भी हमने पढ़ा है. So it means that first we have to find PCR buckling load. तो buckling load क्या होगा? Buckling load of the column, this is pi square EI minimum divided by LE square. You understand? Pi square EI minimum LE square. This is the you understand this? This is the formula. So you have seen that इसमें both ends जो कॉलम के hinged हैं तो both ends are hinged. तो अगर ये both ends hinged हो तो आपका LE जो है किसके बराबर होता है? LE this is equal to L जब both ends are hinged. You understand? तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई. नो पुट द वैल्यू. देखो PCR पाई स्क्वायर स्टील का है तो स्टील का उसने दिया है 200 इंटू 10⁻³ GPa में वैल्यू थी. व्हाट इज योर दस क्रॉस सेक्शन कौन सा है? स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है. साइड दिया है, साइड 60 mm दिया है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? रेक्टेंगल का जैसे ये होगा D4 जब B4/12 दैट इज 60. ये B कर लो, D रहने दो. B4/12 दैट इज 60 raised to 4/12. दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्क्वायर क्रॉस सेक्शन. यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज 60 raised to 4/12. यू अंडरस्टैंड दिस? एंड LE क्या है आपका? 1800. तो ये LE इज इक्वल टू L है तो ये आपका आ जाएगा 1800 स्क्वायर. यू अंडरस्टैंड? तो जहाँ से आपको PCR की वैल्यू आएगी कैलकुलेट कर ले. बकलिंग लोड क्या आया इस केस में? सो बकलिंग लोड इज 657,973. That is 657,973 न्यूटन. तो इसको आप किलो न्यूटन में कर लो. दैट इज 657.98 कर लो किलो न्यूटन. यू अंडरस्टैंड? तो ये आपने बकलिंग लोड का निकल गया. यू अंडरस्टैंड दिस? अब सेफ मैंने आपको क्या बताता कि वी हैव टू फाइंड द सेफ लोड ऑफ दिस कॉलम. इस कॉलम के ऊपर कितना सेफ लोड होगा? बकलिंग लोड वी हैव कैलकुलेटेड. तो सेफ लोड निकालने के लिए व्हाट वी डू? बकलिंग लोड डिवाइडेड बाय द फैक्टर ऑफ सेफ्टी. तो आप लिख सकते हैं ये सेफ लोड ऑन द कॉलम CD. Safe load on the column CD. This is equal to PCR divided by FOS. तो J आपका आ गया 65798. फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज गिवन 2 है तो J आपका सेफ लोड आ गया. राइट? तो सेफ लोड कितना है कैलकुलेट कर लो इसको. 328.985. तो ये अगर
328.985 ये आ गया सबका सेफ लोड। चेक कर लेना, कुछ फ्रैक्शंस में वैल्यू में थोड़ी वेरिएशन आ सकती है, राइट। तो सेफ लोड भी अपने कैलकुलेट कर रही है। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट, सेफ लोड हमने कॉलम का निकाल लिया है, तो वी हैव टू फाइंड आउट फाइंड सेफ लोड Q। जो Q है इसका क्या, कितना सेफ लोड होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सेफ लोड Q, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको एक FDV फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रा कर लेते हैं इसकी। सो जी आपकी फ्री बॉडी डायग्राम आ गई। आप ये जहाँ पे आपका हिंज जॉइंट है, दिस इज आपका A है, दिस इज C है, एंड दिस पॉइंट इज, यू अंडरस्टैंड। तो जहाँ से लेके राइट ऊपर यस, ऐसे कर लो। So this is the free body diagram of the beam. अब now let us understand ये जो मैं forces के directions दिए वो कैसे हैं। At point A it is pin joint, तो vertical force जहाँ पे act करेगी, you understand, pin joint है तो vertical force act करेगी। अब देखिए ये आपका जो बीम था, दिस इज जो आपका बीम है, हॉरिजॉन्टल बीम, और ये लोड है। नाउ अंडरस्टैंड द पॉइंट हियर, दिस विल अप्लाई द डाउनवर्ड फोर्स ऑन द, ये जो आपका इसका वेट ऑफ द बीम प्लस Q, this will apply the downward force or downward load on the beam, sorry column, you understand। कॉलम के ऊपर क्या है, डाउनवर्ड लोड, एक्शियल कंप्रेसिव लोड जो है कॉलम के ऊपर लगाएगा, कौन सा, बीम और जे, यू अंडरस्टैंड। एंड इन रिटर्न ये कॉलम के ऊपर लगाएगा। अब कॉलम क्या है, इसको विथस्टैंड कर रहा है, इसके लोड को विथस्टैंड कर रहा है। तो ये जो वर्टिकल लोड, जहां से बीम का जो वर्टिकल लोड कॉलम के ऊपर होगा, तो कॉलम विल अप्लाई द अपवर्ड लोड ऑन द बीम, राइट। कॉलम क्या करेगा, बीम के ऊपर अपवर्ड लोड अप्लाई करेगा। ये कितना है, ये जो लोड था दैट इज 328.985, राइट। दिस विल अप्लाई ऑन द बीम। ये आपका आ गया Q, राइट। ये आपका क्या आ गया, लोड Q आ गया। जहाँ से लेके जहाँ तक जो डिस्टेंस है वो आपका D है, और जहाँ से लेके जहाँ तक जो डिस्टेंस है ये आपका 2D है, यू अंडरस्टैंड, एज पर द डायग्राम। जो सेफ लोड है कॉलम का,
कि कितना लोड ये विथस्टैंड कर सकता है, 328.98। तो ये लोड जो है दिस वन, क्योंकि दिस इज अ सेफ लोड एंड दिस लोड इट विल अप्लाई ऑन द बीम सो दैट द कॉलम विल नॉट बक्कल। सेम सेफ लोड जो है बीम के ऊपर अप्लाई करेगा ताकि कॉलम जो है वो बक्कल ना करे। यू अंडरस्टैंड दिस? तो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम। You understand this? Beam will apply the downward force on the column at point C and column will apply the upward force on the beam at point C. You understand? जहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो इसका मतलब ये जो लोड होगा सेफ लोड, इसकी वैल्यू क्या होगी 328.985। अब फ्री बॉडी डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम टेकिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए। पॉइंट ए के ऊपर मूवमेंट ले ले तो मतलब सिग्मा एम ए दिस इज इक्वल टू 0, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू क्लॉक, दिस मूवमेंट इज क्लॉकवाइज, मैं इसको क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लेता हूँ, क्यू इंटू 3D, D प्लस 2D 3D, and this is anti-clockwise 328.985 into 2D, sorry, into D, not 2D, this distance is D, into D and this is equal to 0। जब इस फोर्स का मूवमेंट क्या होगा, ये जो फोर्स एट पॉइंट ए दैट इज 0 बिकॉज दिस फोर्स इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ए and so therefore there is no movement of this force। कंडीशन क्या है, all the forces which are passing through the points, अगर हमने उसका मूवमेंट लेना है, चाहे वो वर्टिकल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है, इंक्लाइन फोर्स है, कोई भी फोर्स अगर किसी पॉइंट से पास, जितने भी नंबर ऑफ फोर्सेस इफ दे आर पासिंग थ्रू द पॉइंट्स देयर मूवमेंट इज 0। ये याद रखना है, उसका मूवमेंट क्या होगा 0, राइट। देयरफॉर Q into 3D this is equal to 328.985 into D, D और D कैंसल, तो Q की वैल्यू आ गई डिवाइडेड बाई 3 करके, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ Q, राइट। देयरफॉर Q इज इक्वल टू 328.985 अपॉन, you understand? So this is the value of the safe load। ये वैल्यू सेफ लोड की होगी, तो Q आपका लोड है उसकी कितनी वैल्यू होगी, इसके बराबर होगी, राइट। So 109 point something like this। So this is another question, very important one question I think। this question is very much clear to you। जल्दी जल्दी करेंगे, अभी एक दो प्रॉब्लम और करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए इसकी। So this is another numerical, just understand first the numerical is, consider a prismatic straight beam of length L pinned at the two ends as shown in the figure। तो एक आपका बीम है, right, just like this beam, straight beam, and at two end it is hinged at two end, right, it is hinged at two ends। suppose L is the length of the beam, beam की लेंथ भी ले लो आप, L is the length of the beam। स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन इसका कैसा है, स्क्वायर
क्रॉस सेक्शन, राइट। साइड इसका दिया 12 mm, ये हो गया स्क्वायर 12 इंटू 12 mm स्क्वायर, राइट। एंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दिया है अल्फा, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁶ के the minimum temperature rise. We have to find the minimum temperature rise if delta T is the minimum requires to cause the annular buckling of the beam. कि minimum temperature कितना होगा, कितना हमें चाहिए कि बीम की आपकी जो बीम है this will buckle. So we have to find the minimum temperature. This is the question, means we have to find the value of delta T. You understand this? So let us understand the problem. We have a horizontal beam, suppose AB, कर लो आप इसका, horizontal beam AB which is hinged at both ends. You understand? So coefficient of thermal expansion अगर इसका दिया है तो it means that as we are increasing the temperature, जब हम टेम्परेचर बीम के ऊपर इंक्रीज करेंगे तो what will happen? So when we will increase the temperature on the beam, so due to the thermal expansion, क्या होगा, बीम में थर्मल एक्सपेंशन होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो what happens? थर्मल एक्सपेंशन होगा, और ड्यू टू द थर्मल एक्सपेंशन वह क्या होगा, एक्शियल फोर्सेस जो है बीम के ऊपर इस तरीके से, ये बीम जो है ये एक्शियल फोर्सेस इस तरीके से, ये एक्शियल फोर्सेस बीम के ऊपर लगेंगे. यू अंडरस्टैंड? थर्मल एक्सपेंशन होगी, बट थर्मल एक्सपेंशन होगी लेकिन क्या है, बीम इज कंस्ट्रेंड एट बोथ द एंड्स. यू अंडरस्टैंड? क्योंकि जहाँ पे हिंज सपोर्ट है तो बीम की एक्सपेंशन तो होगी लेकिन क्या होगी, वो कंस्ट्रेंड हो जाएगी. रीजन इज कि बीम इज हिंज्ड एट बोथ एंड, तो एक्स डायरेक्शन में जो इसकी एक्सपेंशन है उसको क्या करेगी, ये हिंज जो सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट जो है उस डायरेक्शन को, एक्स डायरेक्शन में जो आप इसकी एक्सपेंशन है उसको क्या करेगी, ये कंस्ट्रेंट करेगी. यू अंडरस्टैंड दिस? तो क्या होगा, ये जो टेंसाइल फोर्सेस ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो ये जो टेंसाइल फोर्सेस एट द एंड ए एंड बी ऑफ द बीम दैट विल डेवलप, these tensile forces will act on the support on the beam of the beam. support कौन सी है, hinge support के ऊपर ये forces जो है ये इस तरीके से act करेंगी. you understand this? and the support will apply the opposite force on the beam. और support जो है opposite force beam के ऊपर लगाएगी. आप इसका समझिए मतलब क्या है, मीन्स ये आपका है, इसका अगर मैं FVD ड्रा करता हूँ किस तरीके से, ये आपकी बीम है. यू अंडरस्टैंड दिस? ये बीम आपका AB है, ये मैं इसका FVD ड्रा कर रहा हूँ. आई एम जस्ट नॉट टेकिंग द सपोर्ट हेयर. व्हेन वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर, जस्ट अंडरस्टैंड, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, थर्मल एक्सपेंशन होगा. थर्मल एक्सपेंशन से क्या होगा कि बीम एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी. यू अंडरस्टैंड? बीम में क्या होगा, एक्सपेंशन होना चाहिए, बट तो एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, जहां पे बीम जो है टेंसाइल फोर्सेस बीम के ऊपर डेवलप होंगी एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी. ये जो फोर्सेस हैं, क्योंकि ये बीम को एक्सपैंड करना चाहती है तो बीम बाहर जाएगा. दीज फोर्सेस विल एक्ट ऑन द सपोर्ट A or B because they are constraining the movement of the beam AB. तो constraint कर रही है मूवमेंट को AB को, और beam will apply the force on the support and the support will apply the force on the beam.
तो ये जो सपोर्ट है वो बीम के ऊपर इस तरीके से ये फोर्स अप्लाई करेगी, यू अंडरस्टैंड। तो सपोर्ट जो हुई वो बीम के ऊपर इस तरीके से फोर्स को अप्लाई करेगी, यू अंडरस्टैंड, कंप्रेसिव फोर्स। तो बीम के ऊपर कौन सी फोर्स लगेगी? कंप्रेसिव फोर्स लगेगी बीम के ऊपर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करता जाएंगे, इसका मतलब ये है कि ये जो कंप्रेसिव फोर्स बीम के ऊपर लग रही है ड्यू टू दिस hinge support will apply the force on the beam that also keep on increasing। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये फोर्स P जो है कंप्रेसिव फोर्स ऑन द बीम विल आल्सो इंक्रीज, एंड देन देयर कम्स ए पॉइंट वेयर दिस फोर्स P is maximum and the beam will buckle, you understand। तो बीम क्या होगा? बकल हो जाएगा, यू अंडरस्टैंड। तो ये समझ आया पॉइंट आपको कि बीम बकल कैसे होगी इन केस ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन। सपोर्ट विल अप्लाई द फोर्स, और जो सपोर्ट फोर्स अप्लाई करेगा बीम के ऊपर दैट इज द कंप्रेसिव फोर्स। जैसे जैसे हम बीम का टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो बीम क्या करने की कोशिश करेगा? एक्सपैंड होने की कोशिश करेगा। तो ये जो फोर्सेस हैं, टेंसाइल फोर्सेस बीम के ऊपर क्या करती जाएंगी? बढ़ती जाएंगी, इंक्रीज होती जाएंगी, एंड दीज जो इंक्रीज होती जाएगी फोर्सेस है, दीज फोर्सेस विल बी ऑन द सपोर्ट। जो सपोर्ट के ऊपर लगाए, बीम विल अप्लाई द फोर्स ऑन द सपोर्ट। जितना जब बीम के ऊपर सपोर्ट फोर्स लगाएगा उसी हिसाब से आपकी कंप्रेसिव फोर्स भी तो दैट विल इंक्रीज, क्योंकि सपोर्ट विल अप्लाई द कंप्रेसिव फोर्स ऑन द बीम, यू अंडरस्टैंड। तो ये कंप्रेसिव फोर्स आपका जो P है ये आपका क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। एंड देन देयर कम्स ए पॉइंट when this force P, actual compressive force P, that is greater than or equal to PCR, buckling force। जब P की वैल्यू greater than or equal to PCR होगी, so then the beam will buckle। तो बीम क्या हो जाएगा? बकल कर जाएगी, बीम will buckle, you understand। ये कंसेप्ट है इसका, यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस। तो हमें क्या निकालना है? हमें टेम्परेचर राइज निकालना है कि कितना मिनिमम टेम्परेचर राइज हमें चाहिए कि हमारी द मिनिमम टेम्परेचर राइज रिक्वायर्स टू कॉज द एलोअर्स बकलिंग ऑफ द बीम, कि बीम में उसकी बकलिंग हो जाए, यू अंडरस्टैंड। तो ये सारी चीज़ें तो हमने नोट कर ली हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका कंसेप्ट जो समझना जो है दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो थर्मल एक्सपेंशन, आपने थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा होगा स्ट्रेसेस के केस में, व्हेन द डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस हमने पढ़ी थी। तो उस केस में सिग्मा थर्मल किसके बराबर होता है? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सिग्मा थर्मल इन केस ऑफ दिस? सिग्मा थर्मल, this is equal to E alpha delta T. This is the equation, sigma thermal E alpha delta T. Alpha is the coefficient of thermal expansion, E is the Young modulus of elasticity, and T is this. This is the equation of the sigma thermal. P कितना होगा? फोर्स कितना होगा? सिग्मा थर्मल कितनी फोर्स प्रोड्यूस होगी इनटू एरिया, राइट। P इज इक्वल टू सिग्मा थर्मल इनटू एरिया। तो ये आपकी फोर्स आ गई P। तो दिस इज, यू कैन से P इज इक्वल टू सिग्मा थर्मल क्या है? E अल्फा डेल्टा T इंटू ए, राइट। तो ये फोर्स आ गई P।
as I told you, when this force is more than that of the buckling force or equal to or more than this, then the beam will buckle. And how this force will increase? As I told you, when we keep on increasing the temperature on the beam, due to the thermal expansion, the beam will try to expand. So in order to expand the beam will apply the tensile forces on the support, but there are the hinge support on the beam, and this will constrain the movement of the beam in the x direction. So then सपोर्ट एक्स डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट को कंस्ट्रेंट करेगा, बीम सपोर्ट के ऊपर फोर्स लगाएगी एंड द सपोर्ट विल अप्लाई द कंप्रेसिव फोर्स ऑन द बीम. तो जैसे जैसे ये टेंसाइल फोर्सेस बीम की इंक्रीज होती जाएंगी ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर, वैसे वैसे आपकी जो कंप्रेसिव फोर्स है वो आपकी इंक्रीज होती जाएगी. कंप्रेसिव फोर्स कहाँ से? द कंप्रेसिव फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द सपोर्ट ऑन द बीम, वैसे वैसे वो इंक्रीज होती जाएगी. यू अंडरस्टैंड? और एक स्टेज जब आपका P ग्रेटर देन PCR होगा तो बीम विल बकल. PCR क्या है? बकलिंग लोड. जब ये जो P फोर्स है, ये दिस फोर्स इज ग्रेटर देन द बकलिंग फोर्स होगा, जब इक्वल होगी तो क्या होगा? बीम विल बकल. तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी. P आ गया ये वाला, राइट? तो PCR क्या है? व्हाट इज, उसका लिख लीजिए फार्मूला. तो PCR तो आपको पता ही है. व्हाट इज योर PCR? पाई स्क्वायर EI मिनिमम अपॉन LE स्क्वायर. यू अंडरस्टैंड? तो एज बोथ द हैंड्स आर हिंज्ड देयरफॉर LE इज इक्वल टू L. तो LE किसके बराबर होगा? L होगा, बिकॉज बोथ एंड्स आर हिंज्ड. यू अंडरस्टैंड? तो आप कह सकते हैं ऐसे, दैट एम्प्लाइज P की जगह ये है ना, ये आपकी इक्वेशन है ये वाली, आपने करना है P ग्रेटर देन आर इक्वल टू PCR. देयरफॉर P क्या है? E अल्फा डेल्टा T इंटू A ग्रेटर देन आर इक्वल टू पाई स्क्वायर EI मिनिमम अपॉन LE स्क्वायर का मतलब L स्क्वायर लिख लो, राइट? ये कैंसिल हो जाएगा. तो जहाँ से आप डेल्टा T की वैल्यू फाइंड आउट कर लें. यू अंडरस्टैंड दिस? पुट कर ले वैल्यू. अल्फ़ा की वैल्यू थी 2 इंटू 10⁻⁶. एरिया क्या था आपका? क्रॉस सेक्शन, दैट इज 12 इंटू 12. एंड डेल्टा T दिस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर. ये कौन सा क्रॉस सेक्शन है? स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है. तो आई कितना आएगा? B4/12 कितना होगा? B के कितना वैल्यू था? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B? हाँ, दैट इज 12. अपॉन L स्क्वायर. तो L स्क्वायर की भी वैल्यू भी दिया होगा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L? दैट इज गिवन टू यू 2 पाई S.
दैट इज 2 पाई मीटर में था ना, इसको mm में कर ले कन्वर्ट। यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये आपका इक्वेशन आ गया जहाँ से आप डेल्टा टी की वैल्यू निकालें। यू अंडरस्टैंड? जहाँ से क्या करें आप डेल्टा टी की वैल्यू निकालें। सो डेल्टा टी कैलकुलेट करने के बाद आपको डेल्टा टी की वैल्यू आएगी, डेल्टा टी दिस इज 1.5 केल्विन, या डिग्री में ले लें केल्विन में ले लें, राइट? तो दिस इज द मिनिमम राइज इन टेम्परेचर, राइट? दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर 1.5 केल्विन और मोर, then there will be the buckling in the beam, right? ये आपका मिनिमम टेम्परेचर है, (1.5 K R), मिनिमम 1.5 K, जहाँ इससे ज़्यादा होगा देन there will be you understand this? तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। दिस इज अनदर प्रॉब्लम। मिनिमम टेम्परेचर आपका 1.5 केल्विन और मोर होगा तो बकलिंग आपकी बीम की होगी। यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज आल्सो ए वेरी गुड प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम और करते हैं। सो नोट कर लीजिए इसको आप। सो दिस इज द टेम्परेचर राइज डेल्टा टी, दिस इज द मिनिमम टेम्परेचर राइज 1.5 के केल्विन या इससे ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्या होगी? बकलिंग होगी। यू अंडरस्टैंड दिस? जहाँ पे ग्रेटर था इक्वल टू, मैंने इसको ग्रेटर किया। यू अंडरस्टैंड? ग्रेटर और इक्वल। सो दिस इज अनदर प्रॉब्लम। अब एक प्रॉब्लम और करेंगे इसका, जस्ट अंडरस्टैंड। So there is another very important and very conceptual problem. What is that? An elevated water storage tank. We have a water storage tank that is on the height, and this is being supported by the column. You understand? Column, नीचे column है इसका और उसके ऊपर ये जैसे ओवरहेड टैंक होते हैं आपके, तो दिस इज योर टैंक, storage water tank. तो inner diameter, this is inner diameter of the tank. तो चलिए लिख लो inner diameter of the tank. This is 1.5 meter supported on a solid steel column. Column कौन सा है? Solid steel column. Diameter of the column is given as 0.75 meter. This is the diameter of the column. और हाइट, टोटल हाइट जो कॉलम की है फ्रॉम हेयर टू हेयर, टोटल हाइट दिस इज गिवन एज 4 मीटर। डेंसिटी ऑफ द वाटर, यू नो दैट दिस इज दिस वन 1000 kg per meter cube. Acceleration due to gravity, this is also given 10 meter per second square. E for steel, that is 200 GPa. Now the question start from here. Ignoring self weight, ये जो इसका वेट है किसका? स्टोरेज टैंक का, दैट वी विल नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन. इग्नोरिंग दैट वेट, फॉर इग्नोरिंग सेल्फ वेट ऑफ द टैंक फॉर सपोर्टिंग स्टील कॉलम. इस स्टील कॉलम की को सपोर्ट करने के लिए या इसकी सपोर्ट के लिए, ताकि स्टील कॉलम आपका बक्कल ना हो, द स्टील कॉलम विल नॉट बक्कल. हमारे जो हाइट है, हाउ मच हाइट ऑफ द वाटर शुड बी देयर इन द कॉलम. क्वेश्चन ये है कि पानी हमें इस कॉलम में, सॉरी टैंक में, पानी इस टैंक में हम कहाँ तक इसको फिल करें
किस हाइट तक फिल करें सो दैट दिस कॉलम विल नॉट बकल, दिस इज द क्वेश्चन। अब जहां से ही क्वेश्चन से आपको पता लगेगा कि रिलेशन आपका एक रिलेशन बिटवीन द बकलिंग ऑफ द कॉलम एंड वेट ऑफ द कॉलम, वेट ऑफ द वाटर, दिस इज द रिलेशन बिटवीन दैट। क्योंकि अगर हम इसका वेट बढ़ाते जाते हैं, सपोज दिस इज योर स्टोरेज टैंक एंड दिस इज बीइंग सपोर्टेड बाय द कॉलम, वी कीप ऑन इंक्रीजिंग और वी कीप ऑन फिलिंग द वाटर हेयर। जैसे जैसे हम वाटर को फिल करते जाएंगे क्या होता जाएगा, इसका वेट इंक्रीज होता जाएगा, इसका वेट इंक्रीज होता जाएगा। देन हमें ये देखना है कि हमें किस स्टेज तक, किस पॉइंट तक वी हैव टू फिल द वाटर सो दैट द कॉलम विल नॉट वक्कल, यू अंडरस्टैंड। तो वाटर फिलिंग मीन्स क्या रिलेशन शो करता है, वेट ऑफ द वाटर, कि जैसे इसका पानी इसके बीच में ज़्यादा फिल होता जाएगा तो उसका पानी का वेट जो है वो बढ़ता जाएगा। जबकि हम वी आर इग्नोरिंग द सेल्फ वेट ऑफ द टैंक, जो सेल्फ वेट टैंक है दैट वी आर नॉट टेकिंग, वी आर जस्ट कंसिडरिंग ओनली द वेट ऑफ द वाटर, यू अंडरस्टैंड। तो जैसे जैसे हम इसको बढ़ते जाएंगे तो वेट ऑफ द वाटर क्या है, इंक्रीज होता जाएगा। एंड वी हैव टू सी कि किस हाइट तक हम इस वाटर स्टोरेज टैंक को हम भरे सो दैट कि हमारा ये जो कॉलम है ये सेफ रहे, हमारा कॉलम बक्कल ना हो, यू अंडरस्टैंड। सो दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस वी हैव टू फाइंड ये हाइट एच। हमें फाइंड क्या करना है, ये हाइट एच ऑफ द वाटर, कि हेड कितना हमें चाहिए, जहाँ तक हाइट एच की क्या वैल्यू चाहिए, जहाँ तक चाहिए, जहाँ तक चाहिए एच इज इक्वल टू ये क्या चाहिए। ये तो आपका मैंने ऐसे शो करने के लिए ये सारा किया। अदरवाइज हमें निकालनी है कि हाइट एच, कितने हाइट तक हम पानी को फिल करेंगे, यू अंडरस्टैंड। सो दिस इज योर क्वेश्चन, सो लेट अस नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन। तो इसका कंसेप्ट समझिए आप, क्वेश्चन तो आगे कुछ नहीं है, सिर्फ कंसेप्शन है। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस। एज वी कीप ऑन फिलिंग द वाटर इन द स्टोरेज टैंक, जैसे जैसे हम फिल करते जाएंगे द वेट ऑफ द वाटर कीप ऑन इंक्रीजिंग, यू अंडरस्टैंड। पानी का जो वजन है वो दैट कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड देन देयर कम्स ए पॉइंट, जो पानी का लोड है दैट इज इक्वल टू द क्रिटिकल लोड, उसके क्रिटिकल लोड के बराबर हो जाएगा, यू अंडरस्टैंड। तो कंसेप्ट ये है कि एज we keep on filling the water in the tank, जैसे जैसे हम पानी टैंक में भरते जाएंगे क्या होगा, the load keep on increasing, राइट। लोड जो है पानी का लोड क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एंड दिस लोड इज एक्टिंग डाउनवर्ड ऑन द कॉलम, ये तो आपको पता है। जब जो जहाँ पे लोड आपका इंक्रीज होता जाएगा दिस लोड इज एक्टिंग डाउन, एक्शियल डाउन, कंप्रेसिव एक्शियल लोड होगा कॉलम के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कीप ऑन इंक्रीजिंग, राइट। उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा, देन देयर कम्स ए पॉइंट, जैसे हम पानी इसमें भरते जाएंगे कि जब इसका लोड जो है दैट इज इक्वल टू द, किसके बराबर हो जाएगा,
when the load is equal to critical load, ये जो लोड है आपका, दिस इज इक्वल टू क्रिटिकल लोड. यू अंडरस्टैंड? लोड ऑफ, ये लोड कौन सा है? लोड ऑफ द वाटर. जैसे वाटर बताए जाएंगे, इसका एक लोड होगा, वेट होगा. लोड इज इक्वल टू क्रिटिकल लोड. जब ये क्रिटिकल लोड के ऊपर इसका लोड पहुंचेगा या इससे ज़्यादा होगा, देन द कॉलम विल बकल. यही है, तब कॉलम आपका बकल हो जाएगा. यू अंडरस्टैंड? बट हमें क्या करना है? हमें कॉलम को बकल नहीं करना है. यू अंडरस्टैंड? तो हमारा मैक्सिमम जो लोड है वो क्रिटिकल लोड तक है. इट इज़ ओके. इससे अगर ज़्यादा होगा तो हमारा कॉलम बकल हो जाएगा. यू अंडरस्टैंड दिस? इट मीन्स दैट जहाँ से अगर देखें तो देयर विल बी ए रिलेशन बिटवीन द, किसके बीच में एक रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन the load of the weight of the column, weight of the water, that is the relation between the PCR and weight of the water. the relation किसके बीच में होगा? buckling load and weight of the water. क्योंकि बकलिंग लोड आपका जो है वो वाटर के वेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है. अगर वेट ऑफ द वाटर इज इक्वल टू क्रिटिकल लोड, जहाँ तक पहुँचता है, और अगर स्लाइटली इससे ज़्यादा थोड़ा इंक्रीज होगा तो आपका कॉलम जो है बकल हो जाएगा. यू अंडरस्टैंड? सो इट मीन्स दैट वी हैव टू कंस्टेन द वेट ऑफ द वाटर. हाउ वी कैन कंस्टेन द वेट ऑफ द वाटर? दिस वी हैव टू सी द हाइट. हेड जो है, इसमें कितना हेड पानी का होना चाहिए. यू अंडरस्टैंड? तो ये हमारा रिलेशन होगा बिटवीन द पीसीआर एंड वेट ऑफ द वाटर, और इसी को इक्वेट करके हमारा हो जाएगा. देखिए, यू अंडरस्टैंड? जहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई आपको? वेट इसका इंक्रीज होता जाएगा, पानी हम बढ़ाते जाएंगे स्टोरेज टैंक में. अब इसको हम थोड़ा सा और तरीके से देख लेते हैं. जैसे जैसे हम पानी बढ़ाते जाएंगे क्या होगा? पानी से क्या होगा? वेट इसका इंक्रीज होगा पानी का. तो पानी बढ़ते जाएं इसमें, और एक ऐसा स्टेज आना चाहिए. हमें ये देखना है कि पानी उस स्टेज के ऊपर, क्रिटिकल लोड के ऊपर, जब हमें क्रिटिकल लोड मिलेगा, क्रिटिकल लोड मीन्स जिसके ऊपर आपकी बकलिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है. यू अंडरस्टैंड? जहाँ पे आपकी बकलिंग विल स्टार्ट, दैट पॉइंट तक हमें दिस वी हैव टू सी. और यही आपका रिलेशन होगा क्रिटिकल लोड ऑफ द बकलिंग, दैट इज पीसीआर. तो रिलेशन आपका क्या होगा? पीसीआर and between the weight of the water. ये आपका रिलेशन होगा. राइट? तो पीसीआर तो आपको पता है. व्हाट इज योर पीसीआर? तो PCR is so much according to Euler theory. PCR pi square EI minimum upon LE square. ये फार्मूला PCR का हो गया. यू अंडरस्टैंड? तो ये चीज़ें सारी बाद में भर लेते हैं. तो LE जैसे बोथ हैंड्स आर, इसमें क्या है? एक एंड आपका फिक्स है और दूसरा एंड फ्री है. इसकी कंडीशन में वन एंड इज फिक्स्ड. कॉलम क्या है? एंड अदर एंड इज फ्री. तो इस केस में आपका इफेक्टिव लेंथ क्या होगा? इफेक्टिव लेंथ LE, दिस इज इक्वल टू 2L. इस केस में आपका इफेक्टिव लेंथ क्या होगा? LE, दिस इज इक्वल टू 2L. तो LE की जगह हम क्या करेंगे? इसमें 2L
सब्स्टिट्यूट करेंगे। यू अंडरस्टैंड दिस? तो PCR आप कह सकते हैं PCR पाई स्क्वायर EI मिनिमम 2L स्क्वायर, राइट। आप वेट ऑफ द वाटर कर लीजिए। क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू रो इंटू G इंटू वॉल्यूम ऑफ टैंक। यही होगा वेट ऑफ द वाटर। तो जी आपका आ गया 1000, G आपका 10 है, वॉल्यूम क्या आ जाएगा इसका? π/4 T स्क्वायर इंटू H, दैट इज π/4 D स्क्वायर इंटू H। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द टैंक। ये टैंक का जो H का हाइट है, तो वॉल्यूम इसका क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द टैंक, दिस इज अ सर्कुलर है ऊपर से, तो ये आपका होगा π/4 D स्क्वायर, ये एरिया इंटू हाइट। यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये दोनों इक्वेशंस को आपको अब क्या करें, इनको आप इक्वेट कर लें, वैल्यू पुट करें और आपको H की वैल्यू मिल जाएगी। यू अंडरस्टैंड? तो क्रिटिकल लोड के ऊपर क्या है? PCR इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर इन द टैंक, राइट। वैल्यू पुट कर लें ये सारी। ये क्या आया? PCR क्या आ गया? पाई स्क्वायर E क्या है? 200 इंटू 10⁻³ GPa था इसमें। तो I मिनिमम क्या आया? टैंक इसका, व्हाट इज द इनर्शिया ऑफ दिस कॉलम? व्हाट इज दिस वन? सो सर्कुलर कॉलम है, दिस इज योर सर्कुलर कॉलम। तो ये आ गया आपका π/64 इंटू D4 होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, π/64 इंटू D4। D क्या है? 0.75 raised to 4। यू अंडरस्टैंड? एंड 2L स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 4 का होल स्क्वायर। यू अंडरस्टैंड? ये आपकी आ गई वैल्यू PCR की। यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज योर PCR। एंड वेट ऑफ द वाटर पुट करो इसमें। तो वेट ऑफ वाटर क्या आएगा? रो, दिस इज 1000 to 10 इंटू π/4। टैंक का क्या है? D 1.5 स्क्वायर इंटू H।
यू अंडरस्टैंड। तो इन दोनों के इक्वेशन को इक्वेट करें आप, एज PCR इज इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर, तो ये आपका आ जाएगा इस तरीके से पाई स्क्वायर 200 10⁻³ इंटू π/64 this is equal to जहाँ से आप h की वैल्यू निकालें, यू अंडरस्टैंड। तो h की वैल्यू कैलकुलेट करें और h की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, राइट। तो h आएगा आपको ये सारा कैलकुलेट करने के बाद 2.71 मीटर। दिस इज h कितना आया 2.71 मीटर। टोटल हाइट है टैंक की, अगर h हमारा 2.71 मीटर तक हम भरते हैं तो आपका ये जो कॉलम है वो क्या रहेगा, सेफ रहेगा, बक्कल नहीं होगा। बट अगर इससे ज़्यादा आप टैंक का हेड इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, कॉलम आपका बक्कल हो जाएगा। सो दिस इज़ ए वेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो हम फील्ड में प्रॉब्लम करते हैं। दिस इज़ ए वेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो हमारे ओवरहेड टैंक वगैरह है, अगर स्टील कॉलम के ऊपर ऐसे कॉलम टैंक है एंड वी हैव टू, कितना उसमें पानी का स्टोरेज होना चाहिए, दिस वी हैव टू सी सो दैट कि अवर कॉलम विल नॉट बकल। सॉरी। तो दिस इज वेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, गुड प्रॉब्लम आल्सो। तो जहाँ पे आपने देखा कि जो आपका बकलिंग लोड है, इसका कॉलम का बकलिंग लोड है, दैट डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ द कॉलम, दैट डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ द वाटर इन द स्टोरेज टैंक। स्टोरेज टैंक में जैसे जैसे हम पानी को बढ़ाते जाएंगे उसका लोड बढ़ता जाएगा, और लोड हमें कहाँ तक बढ़ाना है, क्रिटिकल लोड तक बढ़ाना है। अगर उससे ज़्यादा आपका लोड होगा तो क्या होगा, आपका कॉलम बक्कल हो जाएगा, यू अंडरस्टैंड। और यही हमें फाइंड आउट करना था कि इसका हेड कितना है, एच कितना, हाइट कितनी है, हेड कितना हमें होना चाहिए, सो दैट द अवर कॉलम विल नॉट बक्कल। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा है, उसमें तो पॉसिबल नहीं है करना, क्योंकि ऑलरेडी ये लेक्चर जो आपका हाफ एंड एक डेढ़ घंटे का आई थिंक लेक्चर हो गया आपका ये। तो कुछ कुछ जो इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थी वो मैंने जहाँ पे किया है, और मैं आप लोगों के लिए को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऐसा करें, जितनी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आपको किसी बुक से मिलती हैं, एग्जाम्पल्स मिलती हैं, जहाँ से भी मिलती हैं आपको प्रॉब्लम्स, मैक्सिमम प्रॉब्लम आप सॉल्व करें। और मैक्सिमम प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने का तरीका ये कि उसके आप पहले कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करें। अदरवाइज देखिए मैथमेटिकल तो ये प्रॉब्लम कुछ नहीं है, वेट ऑफ द वाटर निकाल लो आप और दूसरा उसको इक्वेट कर दो, जो इक्वेशन आपकी PCR के साथ, तो आपकी हाइट h की वैल्यू आ जाएगी, जो एक्चुअली जो प्रॉब्लम्स में दिया होता है। लेकिन उस प्रॉब्लम में आपको जो कंसेप्ट देखना है, कंसेप्ट निकालना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा मोर इम्पॉर्टेंट है कि ये चीज़ जो है क्या, किस तरीके से ये है, तो उसके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करें। मैथमेटिक्स पार्ट करना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। मैथमेटिक्स बीइंग एन इंजीनियर, मैथमेटिक्स तो ईजी है, वो हो जाता है, उसमें तो कोई परेशानी नहीं है। बट जो प्रॉब्लम में आपका कंसेप्चुअल पार्ट है उसको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, उसे अच्छी तरीके से कंसेप्ट को क्लियर करें, और फिर आपका जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आप देखिए कि यू विल एंजॉय इन दैट। आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत एंजॉय फील करेंगे, अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि आप उसमें नए नए कंसेप्ट को सीखेंगे। अगर आप प्रॉब्लम को इस नज़रिए से देखेंगे, मैंने ये न्यूमेरिकल करना है, उसको क्रैम किया, किस तरीके से किया, वैसे कर दिया, तो उसमें आपको इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा। दिस इज श्योर, आई एम टेलिंग यू, यू विल नॉट गेट एन इंटरेस्ट देयर। बट इफ़ यू विल टेक एनी प्रॉब्लम एज ए सीरियस नोट ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कि ये आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, तो अगर इस तरीके की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें कहीं फील्ड में मिलती है, सपोज वी आर वर्किंग समवेयर एन इंजीनियर इन द फील्ड, तो ऐसी कोई एप्लीकेशन हमें मिलती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम मिलती है, तो उसको हमें कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, तो जो चीज़ें सीखने की चीज़ है,
कि मैथमेटिक्स सिर्फ सॉल्व नहीं करना कि एग्ज़ाम पास करने के लिए आपने ये 4 क्वेश्चंस आपने कर लिए, तो ये तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे. यू विल गेट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस एवरीवेयर इन द बुक आल्सो, एवरीवेयर यू विल गेट these type of questions. But the thing is that how you will take these questions, how you will understand these questions, how you will understand the concept of these questions, so that you can learn that different things. इसमें कितनी चीज़ें आपने लर्न किया है जो कि आपको थ्योरी पार्ट में इतना नहीं मिला था, जो कि आपने प्रैक्टिकल ये जो अपने न्यूमेरिकल्स किए हैं उसमें आपने ये चीज़ें सीखी. तो इसलिए मेरा तो सबसे पॉइंट ये है कि किसी भी आप सब्जेक्ट का टॉपिक करते हैं और अगर उसमें न्यूमेरिकल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जितना मैक्सिमम आप प्रॉब्लम्स कर सकेंगे तो वो आपको प्रॉब्लम करना चाहिए. यू मस्ट डू इट. उससे एक तो क्योंकि आजकल तो पेपर में भी तो प्रॉब्लम्स आती ही हैं, वो तो एक तो दैट विल हेल्प इन दैट आल्सो. एंड द सेकंड थिंग कि आपके कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे. यू अंडरस्टैंड. सो आज इतना ही काफ़ी है. थैंक यू वेरी मच.